अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं फैसल अब्बास और मेरे साथ सिद्दीक जान साहब मौजूद हैं। सिद्दीक जान साहब, चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब इलेक्शन कमीशन को और इलेक्शन कमिश्नर को प्रोटेक्ट करने के लिए किसी भी हद तक एक तो चले जाते हैं, और दूसरा ये भी शहर इक़्तिदार के अंदर खबरें हैं कि चीफ जस्टिस काजी फाइजा और इलेक्शन कमिश्नर की कुछ खुफिया मुलाकातें ऐसी हुई हैं जो कि अभी तक मंजर आम पर नहीं आ सकी। बिल्कुल, आपने दोनों बातें दुरुस्त की हैं। दूसरी बात पे बाद में आते हैं। देखें, पहली बात तो ये है कि काजी फाइज साहब, इसमें कोई शक नहीं है कि काजी फाइज साहब जो है वो इलेक्शन कमीशन को इस तरह अवेलेबल होते हैं जैसे किसी भी हादसे के शिकार शख्स को 1112 मुयसर होती है कि आप 1112 को कॉल करते हैं तो 1112 इतनी ज़बरदस्त सर्विस है कि उसके जो जवान हैं 1112 के, वो फ़ौरन पहुँचते हैं, अपनी जान हथेली पे रख के पहुँचते हैं और ज़बरदस्त सर्विसेज जो है वो दे रहे हैं। बड़े अजीम लोग हैं 1112 वाले नौजवान। तो बिल्कुल काजी साहब जो है वो इलेक्शन कमीशन को ऐसे ही रेस्क्यू करते हैं हर मामले में जैसे 1112 वाले किसी हादसे के शिकार शख्स को करते हैं। और अब ये क्यों करते हैं, इस सवाल पे आते हैं। पहले तो देखें ना कि काजी साहब ने अभी जो फैसला दिया रिकाउंट वाला, उसमें उन्होंने दर्ज दिया है कि जनाब इलेक्शन कमीशन की इज़्ज़त करें, और साथ उन्होंने जजेस के भी हाथ बांधे हैं और उनको कहा है कि इलेक्शन कमीशन को इज़्ज़त दो। अब मसला ये है कि वो इलेक्शन कमीशन जिसने 8 फरवरी के इंतखाबात में जो मुल्क के साथ किया है, जो इस वक्त सबसे ज़्यादा काबिल नफ़रत इदारों में से एक है इलेक्शन कमीशन, इतनी नफ़रत करते हैं लोग, इतने तफुज़ात हैं लोगों के कि आज अगर कोई बिजली का बिल नहीं दे पा रहा तो उसका ज़िम्मेदार इलेक्शन कमीशन है। अब आप कहेंगे इलेक्शन कमीशन कहाँ से इसका ज़िम्मेदार है? देखें, इसमें तो कोई शक नहीं है कि ये चीज़ें इलेक्शन कमीशन से करवाई गई हैं, लेकिन की तो इलेक्शन कमीशन ने। अब मसला ये है कि इलेक्शन कमीशन ने जो किया 8 फरवरी को, कि फॉर्म 8 फरवरी को बाद 9 फरवरी इन्होंने किया, जो सानिया 9 फरवरी, असल सानिया 9 फरवरी है जिसने इस मुल्क की बुनियादें हिला दी हैं। 8 फरवरी के इंतखाबात में लोगों ने जिनको वोट दिया उनकी बजाय उनको मुसल्लत कर दिया जिनको लोगों ने मुस्तरद कर दिया था। अब जब आपने उनको मुसल्लत कर दिया तो इसके 2 नेगेटिव चीज़ें हुई, 3 नेगेटिव चीज़ें हुई। पहली नेगेटिव चीज़ हुई कि जो हुकूमत आवाम के वोटों से नहीं आई वो आवाम का सोचेगी क्यों, वो आवाम को डिलीवर क्यों करेगी, वो आवाम के लिए कानून साजी क्यों करेगी, वो आवाम के लिए चीज़ें सस्ती क्यों करेगी, वो आवाम की खातिर अपना पेट क्यों काटेगी, वो आवाम की खातिर अपनी मराद क्यों काम करेगी। और साथ ही है कि जिनको पता है कि अवाम ने हमें अभी भी मुस्तरद कर दिया और आगे तो बिल्कुल हमारी छुट्टी हो जाएगी, तो वो तो दोनों हाथों से लूटेंगे मुल्क को कि जितना पैसा बाहर शिफ्ट कर सकते हो करो। दूसरा इसका नेगेटिव पहलू ये हुआ कि लोगों का इस सिस्टम से एतमाद उठ गया, नफरत बढ़ गई लोगों को कि यार, मतलब फिर इसका मतलब ये है कि वो लोग ठीक हैं जो कहते हैं कि ताकत के बलबूते पे पाकिस्तान में हमने अपने निज़ाम राइज करना है। मतलब आप हमेशा कहते हैं कि यार वोट की पर्ची 5 साल बाद आपने डालनी है, अपनी मर्जी का डाल दीजिएगा, हुकूमतें हिला दीजिएगा, गिरा दीजिएगा, हुकूमतें अपनी मर्जी के लिए आइएगा। आपने 9 फरवरी सानिया करके ये मैसेज दिया कि तुम्हारे वोट की पर्ची की कोई औकात नहीं है। हाँ, वो जो लोग जो कानून हाथ में लेते हैं और जो आइन को नहीं मानते और ज़बरदस्ती ताकत के बलबूते पे कहते हैं कि हम ये निज़ाम मुसल्लत करेंगे, नाफिज करेंगे, वो ठीक है, वही तरीका अपनाना पड़ेगा तुम्हें। वोट की पर्ची की अब कोई औकात नहीं रहेगी। तीसरा इससे ये नुकसान हुआ कि ओवरसीज पाकिस्तानियों का एतमाद हट गया। उन्होंने पाकिस्तान में रेमिटेंसेस भेजने शुरू कर दिए, ब्रेन ड्रेन शुरू हो गया, लोगों को पाकिस्तान का मुस्तकबिल तारीख नजर आने लग गया, हर दूसरा पाकिस्तानी पाकिस्तान छोड़ के जाना चाहता है, लोगों को अंधेरा नजर आता है, होप खत्म हो गई। ये नुकसान हुए 8 फरवरी के इंतखाबात से। अब जब 8 फरवरी के इंतखाबात से नुकसान हुआ तो उससे ये हुआ कि आपकी इकॉनमी नीचे जाने लगी और इस हुकूमत ने आके और कोई काम आवाम के लिए नहीं किया। और आज हालात ये हैं कि भाई भाई का गला काट रहा है बिजली के बिलों की वजह से, लोग तबाह और बर्बाद हो गए, मायूसी है, अंधेरा है और बेरोजगारी बढ़ गई है, महंगाई बढ़ गई है, इंडस्ट्री बंद हो रही है, कंस्ट्रक्शन रुक गई है, हर चीज़ आपकी तबाही और बर्बादी की तरफ चली गई है। वजह उसकी 8 फरवरी के इंतखाबात हैं। उस 8 फरवरी के इंतखाबात के मेन किरदार जो है वो काजी फाइज साहब उसके अंदर आ जाए। क्यों 8 फरवरी की तारीख काजी फाइज साहब ने दी, उसके बाद लाहौर हाई कोर्ट ने आरओज को, जो ब्यूरोक्रेट्स आरओज थे उनको मुअत्तल कर दिया, काजी साहब ने उनको बहाल किया। और वो आरओज थे जो मोस्टली करप्ट थे, जिन्होंने इस मुल्क को, ये भी उतने ही शरीक हैं, ये जो ब्यूरोक्रेट बतौर आरओ थे ना, इनके तो एक वेबसाइट के ऊपर इनके नाम आने चाहिए, इनकी तस्वीर आनी चाहिए एक वेबसाइट के ऊपर, एक ऐसी वेबसाइट बननी चाहिए जिस वेबसाइट के ऊपर 8 फरवरी के जितने किरदार हैं इनकी सारों के नाम और तस्वीरें होनी चाहिए, ताकि पाकिस्तान में याद रखा जाए कि कौन कौन से किरदार थे। तमाम आरओज की तस्वीरें आनी चाहिए, खासतौर पर जिन्होंने फॉर्म 47 जाली तैयार किया। अच्छा, अब उन आरओ को बहाल किया काजी साहब ने, बल्ले का निशान लिया काजी साहब ने, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी काजी साहब ने, पीटीआई की जबरी गुमशुदगियां नहीं रुकवाई काजी साहब ने, इलेक्शन कमीशन को सपोर्ट करते रहे काजी साहब। अब आपका जो सवाल था कि काजी साहब की ऐसी क्या मतलब मजबूरी है, देखें काजी साहब की मुमकिन तौर पे हम अंदाज़ा ही लगा सकते हैं, बाकी तो अल्लाह की ज़ात बेहतर जानती है। पहली मजबूरी तो काजी साहब की ये हो सकती है कि उनके अंदर एक नफ़रत और इंतकाम है इमरान खान के ख़िलाफ़, और वो उस नफ़रत और इंतकाम में नहीं चाहते कि इमरान खान आए, और उस नफ़रत में वो उस हद तक चले गए कि उन्होंने रिग्ड किए ये इलेक्शन,
और फिर आज तक उसकी तहकीकात नहीं हुई। जो चट्टा साहब जो कमिश्नर रावलपिंडी थे, आज तक तहकीकात नहीं हुई। वो बेचारे पता नहीं कहाँ पे, पता नहीं किस मुश्किल से गुजरे हैं, किस मुश्किल से गुजरे हैं, आज तक नहीं पता। एक तो काजी साहब इमरान खान की नफरत में साथ तक चले गए कि उन्होंने मुल्क को स्टेक पे लगा दिया और मुल्क की सलामती को और बका को स्टेक पे लगा दिया। दूसरी वजह यह है कि काजी साहब शरीफ खानदान के साथ इस हद तक शायद उनके ताल्लुकात बन गए और नवाज शरीफ की मोहब्बत और कुर्बत कि उन्होंने हर सूरत में नून लीग को इख्तियार में लाना था। दूसरी मुमकिन तौर पर यह वजह है। तीसरी जो वजह है, जो मतीउल्लाह जान साहब ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि इस चीज़ की तफसीलात सामने आनी चाहिए कि क्या कि काजी फाइज ईसा साहब जो हैं वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर हुसैन आज़ाद से मिलते रहे, खुफिया मुलाकातें करते रहे, जिनका आज तक हिसाब नहीं है, रिकॉर्ड नहीं है, कोई पता नहीं है। ये बहुत डेंजरस चीज़ है। ये चीज़ डेंजरस इसलिए है, इसका मतलब ये है कि फिर आज तक क्योंकि तफसीलात नहीं है तो काजी साहब इसका मतलब है मिलते रहे सिकंदर हुसैन राजा को। और सिकंदर हुसैन राजा शरीफ ख़ानदान के बहुत क्लोज रहे हैं और हैं। जिस दिन वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए उनको नामजद किया गया था, उस दिन अगले दिन अखबार में खबरें लगी हुई कि उन्होंने मियां नवाज शरीफ से रब्ता किया है और पूछा कि मियां साहब मेरे लिए क्या हुक्म है। अब शरीफ खानदान का तो तरीका ये है कि वो जब किसी को इस तरह से बुलाते हैं, मिलते हैं, तो उसकी वीडियो रिकॉर्ड कर लेते हैं और फिर उसको उस वीडियो पे ब्लैकमेल करते हैं। तो क्या सिकंदर हुसैन राजा साहब जो हैं उन्होंने भी कोई काजी साहब से मुलाकात की, कोई वीडियो रिकॉर्ड की हुई है, कोई खुफिया वीडियो है? जी आप अल्लाह की ज़ात में मैं इस तरफ आने वाला था कि काजी फाइज ईसा साहब नून लीग को सपोर्ट करने के लिए या नून लीग के हक में फैसले देने के लिए, नून लीग बेसिकली नून लीग के हवाले से उनकी क्या मजबूरी है? चलो इलेक्शन कमीशन के हवाले से तो कुछ हो सकती है, लेकिन नून लीग देखें, वो लोग तो ये भी कहते हैं कि मरीम साहबा ने कहा था कि मेरे पास बहुत सी वीडियोज़ हैं, तो उसमें ये भी बात की जाती है कि कोई मुलाकात की, उनके पास भी कोई वीडियोज़ हैं। अब तरह तरह की शहर इक़्तिदार में बातें होती हैं। कुछ है कि उनके जो आज़म रज़ी तारा साहब के साथ रब्ते रहे, उसी को ऑडियोज़ हैं, उसकी वजह से हैं। तरह तरह की बातें होती हैं। अल्लाह की ज़ात में तो जानती है, हम तो वही बात कर सकते हैं जो शहर इक़्तिदार में इस वक्त अफवाहें हैं या जो दावे हैं, जो इल्ज़ामात हैं, जिनकी तहकीकात आज तक नहीं हुई। क्योंकि ये बात तो दुरुस्त है कि काजी साहब जिस हद तक चले गए हैं वो ऐसे तो नहीं चले गए। जो मैं ये बात कर रहा था ना कि ये हो सकता है कि काजी साहब की कुछ मुलाकातें हों सिकंदर हुसैन राजा साहब के साथ, और वो इस अंदाज़ की मुलाकातें हों कि वो किसी को उन्होंने बताया ना हो। और अब सिकंदर हुसैन राजा, ये भी कुछ वीलॉग्स में बात की गई हमारे सीनियर साफ़ियों की तरफ से कि सिकंदर हुसैन राजा ब्लैकमेल कर रहे हैं काजी साहब को और कह रहे हैं कि अगर आपने मुझे डिफेंड ना किया तो फिर मैं भी कच्चा चट्टा खोल के रख दूँगा। अब देखें ना कि काजी साहब ने वो इलेक्शन कमीशन जिसने इस मुल्क की बुनियादें हिला दी हैं 8 फरवरी के इंतखाबात करवा के, उसको वो कह रहे हैं कि इनसे मोहब्बत करो, जिनसे लोग नफरत करते हैं वो कह रहे हैं इसको इज़्ज़त दो, जिन्होंने अपनी इज़्ज़त खो दी है। फिर उसके बाद ये देखें कि काजी साहब का ये हसनात मलिक साहब जो कह रहे थे, दुरुस्त कह रहे थे कि ये 13 जनवरी वाले फैसले का तसलसल है, जो अभी रिकाउंट वाला उन्होंने फैसला दिया ना, 13 जनवरी जो बल्ले वाला फैसला था। और देखें ट्रिब्यूनल वाला भी अब खैर लगे 19 अगस्त को, लेकिन उसमें वो क्या करते हैं वो देखना होगा। अब एक तो ये काजी साहब ने नंबर गेम पूरी करने के लिए फिर जैसे इधर से फैसला आया, इलेक्शन कमीशन ने फ़ौरन एग्जीक्यूट कर दिया। अब ये भी देखना है कि वो काजी फायसा साहब जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के भी सरबराह हैं, जिनके पास ये रेफरेंस जाना है सिकंदर हुसैन राजा का, वो तो उसके हक में जो चीज़ें लिख रहे हैं क्या उसके बाद वो रेफरेंस सुन सकते हैं? बिल्कुल। दूसरी बात यह है कि वो काजी फायसा साहब जिन पे इल्ज़ाम है कि उन्होंने रिग्ड किए ये इलेक्शन सिकंदर हुसैन राजा के जरिए, ये कमिश्नर रावलपिंडी वाले बयान के बाद क्या काजी साहब को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में बैठना चाहिए? ये बड़ा सवाल है, क्योंकि उसमें काजी फाइज ईसा साहब हैं, मंसूर अली शाह साहब हैं, मुनीब अख्तर साहब हैं, आमिर फारूक साहब हैं और हाशिम खान काकड़ साहब हैं, चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट। ये 5 मेंबर हैं सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के। और मेरा ख्याल है कि ना काजी साहब को बैठना चाहिए, ना आमिर फारूक साहब को बैठना चाहिए, क्योंकि आमिर फारूक साहब के ऊपर भी पूरा इल्ज़ाम है कि वो इस पूरी सहूलतकारी का हिस्सा हैं, और आमिर फारूक साहब को भी ये केस नहीं सुनना चाहिए, उनके खिलाफ भी रेफरेंस भी आया हुआ है। तो इसलिए इन दो को तो नहीं बैठना चाहिए, इसमें बैठना चाहिए मतलब चलें। अब हाशिम काकड़ साहब के हवाले से परसेप्शन है कि वो काजी फाइज ईसा साहब के बंदे हैं, लेकिन कोई सॉलिड अब चीज़ नहीं है, तो इसलिए उनका नहीं कह सकते। मेरा ख्याल है इसमें बैठना चाहिए मंसूर अली शाह साहब को, मुनीब अख्तर साहब को, या अफरीदी साहब को, हाशिम खान काकड़ साहब को और पेशावर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस को। तब तो जाके चीज़ें कोई इम्कानात हैं कि कोई इंसाफ होगा, वरना तो काजी साहब के पास 3 वोट तो कन्फर्म है, एक काजी फायसा साहब का अपना, एक आमिर फारूक साहब का और तीसरा हाशिम खान काकड़ साहब का। इन 3 के वोट उनके पास हैं। जब इन 3 के वोट उनके पास हैं तो काजी साहब इन 3 वोटों की बुनियाद पे काजी साहब मुस्तरद कर देंगे रेफरेंस। तो वो काजी फायसा साहब जिनके पास जाना है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस, वो किस तरह से एक फैसले में क्लीन चिट दे रहे हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को? ये बड़ी एक अजीबोगरीब चीज़ है। लेकिन इसकी बिल्कुल तहकीकात होनी चाहिए कि सिकंदर हुसैन राजा साहब की काजी फाइज ईसा साहब से जो मुलाकातें रही हैं, अगर रही हैं तो कब हुई, कहाँ हुई, किस मकाम पर हुई, गाड़ियाँ कौन से इस्तेमाल हुई, किन की गाड़ियों में जाते रहे, कौन ले जाता रहा, कौन लाता रहा, कौन मुलाकातें करवाता रहा, सहूलतकार कौन था, ये सारी इन्फॉर्मेशन और ये सारी चीज़ें जो हैं वो सामने आनी चाहिए। काजी फाइज ईसा साहब के जाने के बाद इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से बेसिकली ख़तरात होंगे?
100% ख़तरात होंगे। लेकिन मसला यह है कि उनको अगर मियाँ साहब ने कह दिया कि चार्ज सूली राम भली करेगा कि कोई मसला नहीं है, आप अगर फ़ारिग हो जाते हैं कंटेम्प्ट में या मिसकंडक्ट में तो कोई ऐसा मसला नहीं है, मैं बैरून मुल्क आपको एडजस्ट कर दूँगा। अगर मियाँ साहब ने कह दिया तो फिर उनको क्या मसला है। देखें शरीफ ख़ानदान, ये बात तो इसम्बली में उमर अयूब साहब ने की थी कि सिकंदर सुल्तान राजा को कहा गया है कि हमें रीकाउंट के नाम पे इतनी सीटें दे दो तो हम तुम्हें कनाडा में या पता नहीं किसी मुल्क में सफ़ीर लगा देंगे। और अब रीकाउंट की उनको इजाज़त दे दी है काजी फ़ैसल साहब ने। अब वो रीकाउंट के नाम पे उड़ाएंगे, तबाहियाँ फेरेंगे, बर्बाद करेंगे। मतलब तहरीक इंसाफ की रीकाउंट के तसलसल में और भी सीटें जाने वाली हैं। ज़ाहिर है काजी फ़ैसल साहब डटे हुए हैं, लगे हुए हैं अपनी एक्सटेंशन के लिए, और जब वो लगे हुए हैं तो फिर ज़ाहिर है सीटें जा सकती हैं। पीटीआई के सिकंदर सुल्तान राजा ही करेंगे, हर सूरत में करेंगे। और सिकंदर सुल्तान राजा साहब जो हैं वो बदकिस्मती से अभी भी वो बाज नहीं आ रहे। अभी भी वो जो मुल्क के साथ उन्होंने पाकिस्तान के साथ किया है अभी तक वो बाज नहीं आ रहे, अभी तक वो लगे हुए हैं, अभी तक वो मतलब मज़ीद चीज़ों को आगे लेके जा रहे हैं। काजी साहब और सिकंदर सुल्तान राजा साहब दोनों, पता नहीं इन दोनों की क्या ऐसी मजबूरियाँ हैं कि भाई ये नहीं देख रहे कि इनके फ़ैसलों की कीमत मुल्क कैसे चुका रहा है, पाकिस्तान कैसे चुका रहा है, 25 करोड़ लोग कैसे चुका रहे हैं, कैसे पाकिस्तान बदनाम हो रहा है, कैसे पाकिस्तान कमज़ोर हो रहा है, कैसे पाकिस्तान की सलामती और बका स्टेक पे लग गई है इनके फैसलों की वजह से। लेकिन वो डटे हुए हैं, उनको फ़र्क ही कोई नहीं पड़ता। मसला ये है काजी साहब के भी बैरून मुल्क के साथ साथ जदादें हैं, उन्होंने एक टिकट कटवाना है, निकल जाना है पाकिस्तान से काजी साहब ने। और सिकंदर सुल्तान राजा साहब जो हैं उनको भी कोई मसला नहीं होगा। सिकंदर सुल्तान राजा साहब भी यहाँ से आराम से जाएंगे बैरून मुल्क और ज़िंदगी गुजारेंगे अपनी, उनको क्या मसला है। शरीफ ख़ानदान साथ हो तो कोई मसला नहीं है दुनिया में आपको। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया सिद्दीक जान साहब हमारे साथ मौजूद थे। बहरहाल सूरत हाल बड़ी दिलचस्प है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सरबराह और इलेक्शन कमीशन के जो सरबराह हैं, इन दोनों की जो खुफिया मुलाकातें हैं, उनकी जो स्टोरी है बिहाइंड द सीन, वो मंजरेआम पर आना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि 8 फरवरी के जो इंतखाबात हैं उस हवाले से सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन का जो किरदार है वो बहुत अहम रहा। और इसमें दोनों चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा और सिकंदर सुल्तान राजा पर जो इल्ज़ामात लगते हैं, इसका मतलब है कि वो सारी चीज़ें फिर दुरुस्त हैं अगर खुफिया मुलाकातें कहीं पर हुई हैं। मज़ीद जो भी तफसीलात होंगी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।